हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 53 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध साम्राज्य के उदय में योगदान नहीं दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त राजवंश। मगध राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में पुराणों व बौद्ध ग्रंथों में मतभेद है। महाभारत व पुराणों के अनुसार मगध का प्राथमिक राजवंश वृहद्रथ वंश था और बाद में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश तथा मौर्य वंश इसके योगदान में अग्रणी रहे। मगध राज्य का विस्तार वर्तमान बिहार के दक्षिण में था। इसके उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन, पूर्व में चंपा नदी तथा दक्षिण में विंध्य पर्वत की श्रेणियां थीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है जनपद, दूसरा है जन, तीसरा है साम्राज्य और चौथा है जनपद। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2, 4, 1, 3। सबसे पहले जन, उसके बाद जनपद, उसके बाद महाजनपद और सबसे अंत में साम्राज्य आएगा। ऋग्वेदिक काल में जन था, उत्तर वैदिक काल में जनपद, बुद्ध काल में महाजनपद और मौर्य काल में साम्राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अशक महाजनपद का प्रमुख नगर था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पोतन। अशक महाजनपद का प्रमुख नगर और राजधानी पोतन था। गोदावरी तट पर दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद अशक था। इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अशक तथा मूलक प्रदेश एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों के ही शासक इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय थे। अवंती अशक संघर्ष में अशक की हार हुई तथा इसे अवंती में मिला लिया गया। कालांतर में सभी महाजनपद मगध साम्राज्य में विलीन हो गए। साहित्यिक स्रोतों से पता चलता है कि अंग और मगध के लोगों को तिरस्कृत किया गया था क्योंकि ब्राह्मणी नियम के अनुसार वे व्यापार नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, अंग और मगध जनपदों के निवासियों का तिरस्कार किया जाता था क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उन्होंने कुछ ऐसी वस्तुओं का व्यापार किया था जो ब्राह्मणिक कानून बनाने वालों द्वारा समर्थित नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में पहचान कीजिए जहां से सिकंदर को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, व्यास। विश्व विजय की कामना से सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व के लगभग भारत पर आक्रमण किया था। तक्षशिला के शासक आम्भी ने उससे संधि कर ली, जबकि राजा पोरस ने युद्ध करना स्वीकार किया। पोरस को पराजित करने के पश्चात सिकंदर भारत के आंतरिक भागों पर आक्रमण करना चाहता था। इस समय मगध पर
नंद राजा घननंद का शासन था। यूनानी सैनिकों को सिंधु तट पर भारतीय शौर्य का आभास मिल चुका था। वे लगातार विजय अभियान के कारण थक चुके थे और अपने घर वापस लौटना चाहते थे। अतः उन्होंने व्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया और सिकंदर को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। सिकंदर के आक्रमण से ही मौर्य साम्राज्य की तिथि निर्धारित होती है। अगला प्रश्न है, मौर्य कालक्रम की तिथि किसके आसपास बताई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदर का आक्रमण। अगला प्रश्न है, मौर्यों ने सेल्यूकस निकेटर को किस शासक के शासन में हराया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात यूनानी शासक सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में व्यास नदी के तट पर सेल्यूकस को पराजित कर पश्चिमोत्तर भारत को यूनानियों की दास्ता से मुक्त करवाया और अपने शासन की शुरुआत की। इस युद्ध में दोनों के मध्य संधि हो गई एवं चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 500 हाथी उपहार में दिया तथा बदले में सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर दिया और पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तथा सिंध के पश्चिम का क्षेत्र दहेज में दिया। यूनानी इतिहासकार स्ट्रेबो के अनुसार एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस आदि नाम दिया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संघर्ष की तिथि की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संघर्ष 305 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला प्रश्न है, यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेंड्रोकोटस। अगला प्रश्न है, किस यूनानी लेखक ने कहा कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रेबो। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस की किस पुत्री से चंद्रगुप्त ने विवाह किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हेलेना। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शासन की शुरुआत किसे हरा के की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिम सीमा से यूनानियों को। अगला प्रश्न है, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य के निर्देशन में नंद राजा घनानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। इस घटना की पुष्टि विशाखदत्त द्वारा लिखित ग्रंथ मुद्रा राक्षस से होती है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य सुदूर दक्षिण भारत को छोड़कर संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। उसने एक केंद्रीकृत सुदृढ़ प्रशासन की स्थापना की और संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में वह जैन गुरु भद्रबाहु का शिष्य बन गया। जैन धर्म स्वीकार करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में राज सिंहासन त्याग कर अपने गुरु के साथ श्रवणबेलगोला चला गया और वहीं संलेखना पद्धति से अपना प्राण त्याग दिया। अगला प्रश्न है, किस मौर्य राजा ने अपना सिंहासन छोड़ा और जैन बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मौर्य राजा था जिसने अपने राजमुकुट को त्याग कर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का एक विशिष्ट क्षेत्र नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्कन क्षेत्र।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी साहित्यिक कृति विस्तार पूर्वक वर्णित करती है कि नंदों को चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलकर खदेड़ दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य इनमें से किस जैन भिक्षु के शिष्य बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भद्रबाहु के। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। उसने मौर्यकालीन समाज एवं प्रशासन के बारे में अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। इंडिका में उसने पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा और यहाँ के प्रशासन के बारे में विस्तार से लिखा। मेगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। उसके अनुसार सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने ही नौसेना स्थापित करने का प्रयास किया था। मौर्यकालीन समाज को वह 7 भागों में विभाजित बताता है और दास प्रथा के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज के अनुसार इनमें से किस शासक ने सबसे पहले नौसेना स्थापित करने का प्रयास किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज में 7 डिवीजन के बारे में कौन बताता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज के अनुसार पाली ब्रोथा का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द्वार के साथ एक शहर। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज मौर्य के आस्थान में डैश के रूप में आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेल्यूकस के राजदूत। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडिका। अगला प्रश्न है, मौर्यों लोक सेवकों का आम नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महामात्र। मौर्य काल में जनजीवन के हर क्षेत्र को अपने वश में रखने के लिए राज्य को विशाल अधिकारी वर्ग रखना पड़ता था। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत व मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखा है। मौर्यकालीन लोक सेवकों को तीर्थ महामात्र कहा जाता था। इनकी कुल संख्या 18 थी। मंत्री, पुरोहित, सेनापति तथा युवराज आदि को 48,000 पड़ वेतन मिलता था, जबकि निचले दर्जे के अधिकारियों को 60 पड़ वेतन मिलता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी था, अर्थात राजस्व संग्रहण का प्रधान अधिकारी था। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था के तहत धर्मस्थी तथा कंटक शोधन न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन साम्राज्य को राजस्व संग्रहण हेतु कई प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था, जैसे साम्राज्य, प्रांत, आहार या विषय, स्थानीय, द्रोणमुख, खवर्टिक और संग्रहण तथा गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भू राजस्व से। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 गांव। अगला प्रश्न है, राजस्व संग्रहण के प्रभारी एक केंद्रीय सरकार के मौर्य अधिकारी को डैश कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समाहर्ता। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने उपयोग किया हुआ शब्द धर्मस्थी यह दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यायिक कचहरी। अगला प्रश्न है, मौर्य अधिकारी दंडपाल वास्तव में होता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रमुख सेना नायक। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई थी।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 800 ग्रामों की। अगला प्रश्न है, सूची 1 के पदाधिकारियों को सूची 2 के विभागों से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ के प्रधान अधिकारियों की चर्चा मिलती है, जिसमें खनिज विभाग के अध्यक्ष को आक्राध्यक्ष, वन संपदा के अध्यक्ष को कुप्याध्यक्ष, वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष को पाण्याध्यक्ष तथा माप तौल विभाग के अध्यक्ष को पोतवाध्यक्ष कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में जोड़ियां बनाइए। सूची 1 में अधिकारी और सूची 2 में उनके कार्य दिया हुआ है। इसका सही सुमेलन इस प्रकार है। सूत अधिकारी का कार्य सारथी था, संग्रहीर्ति का कार्य खजांची था, भाग दूख का कार्य कर संग्राहक था और तक्षण का कार्य बढ़ई था। अगला प्रश्न है, प्रादेशिका कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्व संग्रहकर्ता। प्रादेशिका राजस्व संग्रहकर्ता थे। संपूर्ण मौर्य साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया था। प्रांत जिलों में विभाजित थे, जिसमें रज्जुक एवं प्रादेशिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जो जिलों के प्रशासन एवं भू राजस्व के साथ न्याय व्यवस्था को देखते थे। अगला प्रश्न है, अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है, उनके हित में उनका हित है, यह किसने लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कौटिल्य। अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है, उसके हित में उसका हित है, यह कथन कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रजा पालन एवं राजा के प्रजा के प्रति व्यवहार के लिए उनके नैतिक आचरण के परिप्रेक्ष्य में लिखा है। कौटिल्य का मानना था कि राजा को प्रजा को अपनी संतान मानना चाहिए और उनके सुख दुख में भागी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, वह मौर्यों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर एक प्रबंध है। दूसरा है, उसका काल और स्रोत विवाद से परे पूर्ण तरह से साबित हुआ। तीसरा है, वह 15 अधिकरण में विभाजित किया गया है। चौथा है, दुर्भाग्यवश किसी और स्रोत से उसके सबूत की परिपुष्टि नहीं की गई है। निम्न कोड में से सही उत्तर चुनें। इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन राजनीतिक अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर लिखा गया एक निबंध है। इसे 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित किया गया है तथा इसमें 6000 श्लोक हैं। अर्थशास्त्र को प्रकाश में लाने का श्रेय आर साम शास्त्री को दिया जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में 27 अध्यक्ष नियुक्त थे। उनका कार्य मुख्य रूप से राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था। वे कृषि, व्यापार, वाणिज्य और बाट मापन का तथा कताई, बुनाई, खान आदि शिल्पों का नियंत्रण करते थे। अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों को लगाए जाने की व्यवस्था थी। कौटिल्य ने मौर्यकालीन समाज में दासों के 9 प्रकार गिनाए हैं। इन दासों में से कुछ घरेलू कार्यों में संलिप्त थे तो कुछ कृषि कार्यों में। अर्थशास्त्र में कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य करने वालों को वार्ता तथा वैश्याओं को रूपा जीवा कहा गया है। अर्थशास्त्र में राजस्व बढ़ाने के विभिन्न तरीकों को बताया गया है तथा राजा को सलाह दिया गया कि वह शराब का निर्माण करवाए। मौर्य शासन काल में हिंदी के आषाढ़ महीने से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में सिक्कों की अपेक्षाकृत साहित्यिक अभिलेख एवं विदेशी यात्रियों के विवरण को अधिक महत्व दिया जाता है। मौर्यकालीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था तथा इसका निरीक्षक रूप दर्शक कहलाता था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूपदर्शक की। अगला प्रश्न है, किस साहित्य ने सरकार द्वारा शराब के निर्माण पर सलाह दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 प्रकार के। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को अपने मूल और एवं अनुवाद द्वारा प्रकाश में लाने का श्रेय किससे जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर शाम शास्त्री। अगला प्रश्न है, रूपदर्शक शब्दावली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रा इंस्पेक्टर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य इतिहास के स्रोत के रूप में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिक्के। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मौर्य काल में रूपा जीवा वैश्याओं को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में वार्ता क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर पशुपालन और कृषि कार्य दोनों होगा। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आषाढ़म। अगला प्रश्न है, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 प्रकार के। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख है, जिसमें प्रथम संस्था, एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचर, तथा दूसरा संचरा, प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर। पुरुषों के अतिरिक्त चतुर स्त्रियों की भी नियुक्ति होती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार वैश्याओं की नियुक्ति गुप्तचरों के पदों पर की जाती थी। अगला प्रश्न है, बिंदुसार को इस रूप में जाना जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमित्रचेत। बिंदुसार को अमित्रोचेत या अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। बिंदुसार के पश्चात मौर्य वंश का सम्राट अशोक बनता है। वह पहला शासक था जिसने अपनी जनता को अपने अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया था। उसके साम्राज्य विस्तार, पड़ोसी देशों एवं प्रशासन की जानकारी अभिलेखों से प्राप्त होती है। उसके दूसरे व 13वें शिलालेख से पड़ोसी राज्यों की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य साम्राज्य के दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, सतीपुत, केरलपुत, ताम्रपर्णी थे। 13वें शिलालेख में 5 यवन राज्यों का उल्लेख है जो उसके समकालीन थे। इन यवन राज्यों में मेसोडोनिया का राजा एंटुगोनस गोनाटस, सीरिया का राजा एंटीयोकस द्वितीय, तुर्मय मिस्र का राजा मग एपिरस, अलीक सुंदर सिरिन थे। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाया। उसके शासनकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र 30 की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इस संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है, अशोक के समकालीन मेसिडोनिया का राजा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एंटीगोनस गोनाटस। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।